नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत में सबसे खतरनाक जनजाति कौन है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत में जो जनजातियां हैं उनकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से उनको कुछ क्षेत्र विशेष संरक्षित कर दिए गए हैं जहां पर आम भारतीय या दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, उनके संपर्क में नहीं जा सकता है, कि क्योंकि वो लोग आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं। पाषाण युग जानते हैं ना, पत्थरों का काल, यानी कि उनके यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज भी वो कंदमूल मांस खाते हैं, जानवरों का शिकार करके खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं। साथ ही साथ वो ना ही आज ही के तरह जैसे आप मॉडर्न कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, और किसी भी प्रकार की सुख सुविधा, एसी, फ्रिज, कूलर, मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएं उनके पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल टावर ही नहीं है। तो आइए जानते हैं कि ये 2019 की घटना है जब चर्चा में आया सेंटिनलीज जनजाति। ये है कहाँ पे? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, और ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे चर्चा का विषय बना हुआ था। मामला ये था कि इस जनजाति के कुछ सदस्यों ने एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या कर दी थी। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि उसमें जो ये अमेरिकी पर्यटक था, यात्री था, इसके बारे में लिखा गया था कि ये धर्मांतरण कराने के लिए भी गया था, क्योंकि जो वहाँ पे जनजातियाँ हैं उन लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए गया था। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स निकलते हैं जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बस हम इसको यहाँ पे एक अमेरिकी पर्यटक के रूप में लेते हैं। इन लोगों का एक ऐसा सिस्टम है कि ये लोग बाहरी दुनिया तथा बाहरी हस्तक्षेप के प्रति इनका रवैया शत्रुतापूर्ण है। ये दूसरों को शत्रु मानते हैं। इस प्रकार का वाकया पहली बार देखने को नहीं मिला है। जब जब बाहरी लोगों ने इन जनजातियों के साथ संपर्क साधने की कोशिश की, तब तब इन्होंने हिंसक तेवर अपनाए। इनके इस रवैये के कारण देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन ने इन्हें क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1871 के तहत क्रिमिनल जनजाति तक का दर्जा दे दिया था, और इनके बच्चों को 6 वर्ष की आयु के पश्चात इनके माता पिता से दूर कर दिया जाता था। यानी कि जो इनके बच्चे होते थे इनसे अलग कर दिए जाते थे कि इनके गुण इनके पास ना आ पाए। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत सरकार ने इनके क्रिमिनल जनजातियों के दर्जे को बदलकर गैर अधिसूचित जनजातियाँ बना दिया। ये जनजातियाँ मसलन डी नोटिफाइड और नोमेडिक या सेमी नोमेडिक, सरल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो घुमंती जनजातियाँ आज भी कई समस्याओं का सामना कर रही हैं। समाज के अन्य सदस्यों के बीच इनकी दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। छुआछूत और भेदभाव का ये शिकार हमेशा से रहे हैं और आज भी ये इसी का शिकार बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि ये जनजातियां बाहरी लोगों से अपना संपर्क नहीं साध पाती हैं। इन कारणों का हम पता लगाएंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि ये आधुनिक दुनिया से अलगाव महसूस करती हैं, सवाल यह भी है कि ये जनजातियां किन किन समस्याओं का सामना कर रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और इसी का एक जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है या इनका विकास किया जा सकता है। और यहीं पर एक और सवाल मन में आपके आएगा कि जनजाति किसे कहते हैं, जनजातियां होती क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब हम इसकी जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, तो जब हम सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और आप अपने मन मस्तिष्क को उनके लिए भी बदलने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली अपडेट्स और करंट अफेयर के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जनजातियां वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति है, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। ये किसी दूसरे समुदायों में विवाह नहीं करते हैं, इसलिए इनका कल्चर जो है इन्हीं के पास संरक्षित है। सरल अर्थों में अगर हम कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज तथा एक सामान्य से देवी देवता होते हैं। ये ज़्यादातर प्रकृति की पूजा करते हैं, और आपको पता है कि प्रकृति की पूजा जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें प्राचीन काल से ही होती आ रही है, और इनकी भी जो परंपराएं हैं उन्हीं परंपराओं में प्रकृति का पूजक होना ही शामिल है। भारत के संविधान में जहां इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, और दूसरी ओर इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। अगर इनके नामों की हम बात करेंगे तो आदिवासी, आदिम जाति, वनवासी, प्राग ऐतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इत्यादि अन्य नामों से इन्हें जाना जाता है।
हालांकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भूभाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों को माना जाता है। इनका एक अन्य स्रोत नेग्रिटो प्रजाति भी है, जिसके वंशज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मौजूद हैं। अगर हम बात करेंगे अनेकता की एकता में जो हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है, और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न जनजातियां उपलब्ध हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृति के जरिए भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देते रहते हैं। वर्तमान में भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनजातियों के साथ साथ संस्कृति का विविधीकरण देखने को मिलता है। भारत भर में जनजातियों की स्थिति का जायजा उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से लिया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को बहुत सारे विभागों में या क्षेत्रों में भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में बकरवाल, गुर्जर, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, सौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी, गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। अगर हम बात करें मध्य क्षेत्र की, तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्य इस क्षेत्र में आते हैं, जहां पर अगर हम जातियों की बात करेंगे तो भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियां रहती हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य आते हैं, जहां टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरूला आदि जनजातियां बसी हुई हैं। द्वीपीय क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार की जनजातियां आती हैं, और इसमें सेंटिनलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन इत्यादि ये सब हैं। और आपको पता है कि सेंटिनलीज जनजाति के बारे में एक मिथक फैला हुआ है, या लोगों के बीच में ये चीज़ फैली हुई है कि भारत की सबसे खतरनाक जनजाति होती हैं। इन पर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इनकी संख्या के आसपास अगर हम बात करें या इनके बारे में बात करें, तो यह जनजाति एक प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली एक नेग्रिटो जनजाति है, और ये जो दुनिया है उससे कटी रहते हैं, और ये अपने यहाँ किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करती हैं, और भारत सरकार इनको या जो भी चीज़ें हैं वो इनको संरक्षित करने की बात करता है। इनको अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार भी देता है, जैसा कि हमारे संविधान में दिया गया है सबको अपना अधिकार मानने के लिए। जहाँ एक तरफ अंडमान द्वीप में 4 नेग्रिटो जनजातियाँ हैं, ग्रेट अंडमानी, ओंगेओंज, जारवा तथा सेंटिनलीज का निवास है, तो वहीं दूसरी तरफ निकोबार में 2 मंगोलाइड जनजातियां हैं, निकोबारी और सोमपेन, ये यहाँ पे निवास करते हैं। सेंटिनलीज के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियां ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सोमपेन भारत की विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों में शामिल हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया में भारत आज कितना आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, और भारत सरकार भी इसका दावा कर रही है, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो, सभी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है जो भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद साबित है, और भारत की आम जनमानस के काफ़ी सुविधाओं को बढ़ाया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये जनजातियाँ हैं, ये ऐसा तबका है जो हाशिए पर पहले भी था और आज भी है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियां आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन यापन कर रही हैं और कई समस्याओं को झेल रही हैं। इनकी जब समस्याओं पर हम निगाह दौड़ाते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हो सकती हैं, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समस्याएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मुख्य धारा से ये जुड़ नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें सामाजिक समस्याओं की, तो ये आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने आप को सहज नहीं पाते हैं। इस कारण ये सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती हैं। इसी के साथ इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं से वंचन की स्थिति भी मिलती है। आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाती हैं। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं इन तबकों के लिए हैं,
इसकी जानकारी इनको नहीं हो पाती है, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण होता है। इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋणग्रस्तता है। आज भी जनजातियों के समुदाय का एक ऐसा तबका है जो दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवन यापन कर रहा है। माँ बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं तथा पैसे के लिए उन्हें बड़े बड़े व्यवसायियों या दलालों को बेच देते हैं। लिहाजा बच्चे या तो समाज के घृणित से घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं, अन्यथा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। रही बात लड़कियों की, तो उन्हें अमूमन वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है और जनजातियों के पिछड़ेपन का कारण, सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, जो उन्हें उनकी बाकी सुविधाओं से वंचित करता है। यानी कि अगर जनजातियों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनका उत्थान किया जाए, उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, तो उनकी जो बच्चियां हैं वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में जाती हैं या मानव तस्करी का शिकार होती हैं, या और बात करें जैसे जो सबसे गंदे काम हैं, नाली साफ़ करना, कूड़े साफ़ करना, कूड़े बीनना जैसे कार्य करते हैं, इन कार्यों से ये बच सकते हैं और इनका डेवलपमेंट हो सकता है। धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू माना जाता है। इन जनजातियों के अपने अलग देवी देवता होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआछूत का व्यवहार। अगर हम इन पर चर्चा करें तो इन जनजातियों को अछूत तथा अनार्य मानकर समाज से बेदखल किया जाता है। सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। आज भी इनकी स्थिति ले देकर यही है। आज भी इन्हें एक सामाजिक जो चीज़ें हैं उसमें समानता नहीं प्राप्त हुई है। यही सब पहलू हैं जिसके कारण जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया में अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पाती हैं। इन्हीं सब समस्याओं का हल ढूंढने के लिए भारत सरकार अपनाए गए कुछ विकासात्मक पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या चर्चा की और क्या विकासात्मक योजनाएं इन लोगों के लिए लाई, संवैधानिक अधिकार क्या दिए, उन पर चर्चा करेंगे। संविधान के पन्नों में अगर हम जाएंगे और पन्नों को उल्टेंगे पलटेंगे तो एक धारा हमें दिखाई देती है, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करें। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिए 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनैतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। संवैधानिक प्रावधानों से इतर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल है सरकारी सहायता, अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था, छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्ति की उपलब्धता, सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि शामिल हैं। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग अलग विभागों की स्थापना की गई है, जैसे जनजातीय सलाहकार परिषद। इसका एक अच्छा उदाहरण है। इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर को 1961 में लगभग 10.3% देखी गई थी, जो बढ़कर 2011 की जनगणना में 66.1% हो गई थी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट व्यवस्था बनाई गई है। अगर हम सरकारों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण जो कार्य किए हैं उनकी चर्चा में आगे बढ़ें तो अनुसूचित जनजाति, जिसे हम एसटी के नाम से जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, इन्होंने छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू की है। एकलव्य कौन थे तो आपको थोड़ा हम बता देते हैं कि महाभारत काल की घटना है, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य को प्रतीक रूप में उनकी मूर्ति बनाकर एकलव्य नाम के एक बालक द्वारा, जो जनजातीय समुदाय से आते थे ऐसा बताया जाता है, तो उन्होंने उनको गुरु मानकर धनुष और बाण चलाना सीखा था, यानी कि युद्ध कौशल सीखा था। और जब एक बार जंगल में कोई घटनाक्रम घट रही थी, एक कुत्ता भौंक रहा था और एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को चोट भी नहीं लगा और उसके मुख में
सारे बाण चले गए, जिससे कुत्ता भौंकना बंद कर दिया था। ये सारी चीज़ें देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फिर उससे उसके गुरु का नाम पूछते हैं। जब वो जानते हैं कि ये मेरा ही शिष्य है, तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव की परंपरा ये चलती आती रहती हैं, उन्हीं का शिकार एकलव्य हुए थे, ऐसा हमें ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद एकलव्य को क्या किया गया कि उनके अंगूठों को दान स्वरूप मांग लिया गया था और एकलव्य ने सहर्ष अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और उनके मान सम्मान के लिए अपना अंगूठा दान कर दिया गया था। अंगूठा दान करने का मतलब ये होता है कि जब आपके पास अंगूठा नहीं होगा तो आप बाण नहीं चला पाएंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें बनती रहीं और जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना है, इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहा है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और इन सराहनीय कदमों के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की दरकार है। यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्य धारा में आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनकी समुचित विकास और संरक्षण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके लिए चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर हम इसमें और भी चीज़ों को शामिल करें, इनके बारे में किस प्रकार से सरकार द्वारा और भी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है, तो सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधार करने की दिशा में बहुत सारे प्रयास कर रही है, लेकिन शासन के कार्यों में और ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत समझ में आती है कि उनके लिए और भी प्रयास किए जाएं। योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुंच पाता है और इस रुकावट को दूर करना होगा, क्योंकि जनजातियां जो हैं बहुत ज़्यादा आधुनिक रूप से सक्षम नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि ये समाज की मुख्य धारा से कटी रहती हैं, सूचनाओं का संप्रेषण इनके पास नहीं हो पाता है। साथ ही जनजातियों के प्रति मीडिया की उदासीनता खत्म करने की दरकार है। अमूमन देखा गया है कि जब तक जनजातियों से संबंधित कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं हो जाता है या कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, तब तक जो हमारे देश की मीडिया है वो इनके बारे में कुछ दिखाती नहीं है, ना इनके बारे में चर्चा करती है। अगर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज के हर तबके के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करे। यहाँ पर राज्यसभा टीवी चैनल पर एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसकी हम चर्चा करेंगे। उस कार्यक्रम का नाम था मैं भी भारत। एक बार फिर से मैं कहूँगा, इसको आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपको इनके बारे में जानकारी और भी ज़्यादा प्राप्त हो सके, जिसका नाम है मैं भी भारत। इस कार्यक्रम का जिक्र लाजमी ये इसलिए हो जाता है कि जनजातीय जीवनचर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने बहुत सारी चीज़ें भारत के जनजातीय समुदाय की पहचान को सामने लाने का काम किया था। वहीं आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि देने तथा स्थानांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता होती है। कृषि के अत्याधुनिक तरीके से उन्हें अवगत कराना भी एक विकल्प हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु यह जरूरी है कि आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंधन भी जरूरी है। उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए, ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। जनजातियों की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है उनका सांस्कृतिक अलगाव। लिहाजा उनकी इस समस्या को हल करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जहां आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जा सके। जनजातियों के लिए जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हो। इसमें उनकी भाषा संबंधी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। रही बात समाज के सदस्यों की, तो सभी आम नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने हितों के साथ साथ जनजातियों के हितों की भी रक्षा करें। जब ऐसा होगा तभी हम सेंटिनलीज जनजाति जैसे विशेष समूह के मनोविज्ञान को समझ पाएंगे और क्यों वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। उनके जीवन में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही जो जनजातीय समुदाय संपर्क में आने को इच्छुक हैं उनका स्वागत करने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि जो जनजातियां हैं भारत में उनकी क्या स्थिति है और किस प्रकार से वो भारत की मुख्य धारा से अलग हटी हैं। और भारत की सबसे खतरनाक जनजाति आप एक सेंटिनली जनजाति को मान सकते हैं। खैर, ये कहाँ तक सच है
ये इस विचारणीय है और इस पर सर्च और रिसर्च करने की ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एनपीएस हिंदी से जुड़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स और अपडेट न्यूज एनालिसिस जान सकते हैं और अपने जीवनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और अपने विचारों को भी बताइए कि आप क्या समझते हैं जनजातीय समाज के बारे में।